बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने मसल्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले 3 मसल की टाइप्स के बारे में पढ़ा, जिनमें स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स देखे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक उसी पुराने टॉपिक से लिंक है। स्केलेटल मसल्स जो हैं उसी के स्ट्रक्चर के बारे में हम आज पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल्स, जैसे कि आपने पढ़ा, बोन्स के साथ अटैच होते हैं और मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। तो स्केलेटल मसल्स में मूवमेंट कैसे देखी जाती है, किस तरह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो स्केलेटल मसल फाइबर की बात करें तो हर मसल जो है, हर स्केलेटल मसल जो है उसमें मसल बंडल्स जो है वो देखे जाते हैं। हर स्केलेटल मसल जो है उसमें मसल बंडल्स देखे जाते हैं। इन मसल बंडल्स में मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। मसल फाइबर्स पाई जाती हैं। इन मसल फाइबर्स की बात करें तो इनका डायमीटर जो है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर तक देखा जाता है। इन मसल फाइबर्स का डायमीटर जो है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर तक देखा जाता है। ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं, जिनमें बहुत से ओवल शेप न्यूक्लियाई जो है पाए जाते हैं। उसकी सार्कोलेमा के अंदर की तरफ, सार्कोलेमा मसल्स की सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है, जिसके अंदर जो है बहुत से न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अब अगर बात करें इसके साइटोप्लाज्म की, तो मसल में पाए जाने वाला जो साइटोप्लाज्म है उसे सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। तो मसल फाइबर्स में जो सार्कोप्लाज्म है वो दूसरे सेल्स के साइटोप्लाज्म से ही रिजेंबल करता है, लेकिन इसमें ग्लाइकोजन जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर देखा जाता है। उसके अलावा मायोग्लोबिन प्रोटीन्स पाई जाती हैं। मायोग्लोबिन प्रोटीन्स बेसिकली ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि एक पिगमेंट के तौर पर काम करती हैं और ऑक्सीजन को स्टोर करती हैं। तो इसलिए मसल्स में ग्लाइकोजन और मायोग्लोबिन प्रोटीन्स जो हैं, जो एक रेड कलर का पिगमेंट भी है, ये ज्यादा क्वांटिटी में देखे जाते हैं। अगर हम मसल फाइबर्स को फर्दर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें तो हमें इसके अंदर फर्दर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आता है, जिसे मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। मायोफाइब्रिल्स का साइज जो है 1 से 2 माइक्रोमीटर का डायमीटर जो है वो देखा जाता है। मायोफाइब्रिल्स की अगर हम बात करें तो मसल फाइबर्स के अंदर बहुत सी मायोफाइब्रिल्स जो है वो पाई जाती हैं। पैरेलल इनमें अरेंजमेंट देखा जाता है, ये सेल की लेंथ वाइज जो है अरेंज होती हैं। इन फाइबर्स के ऊपर, क्योंकि ये बंडल्स की फॉर्म में पाई जाती हैं, तो इनके ऊपर सार्कोलेमा यानी जो मसल्स की सेल मेम्ब्रेन है उसकी लेयर भी देखी जाती है। अब मायोफाइब्रिल्स में फर्दर इसका जो स्मॉलर यूनिट है, जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट जो है वो कहा जाता है, उसका नाम सार्कोमेयर है। एक फर्दर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट जो है इसे सार्कोमेयर कहा जाता है। सार्कोमेयर में बेसिकली 2 हिस्से देखे जाते हैं, लाइट और डार्क कलर के बैंड्स देखे जाते हैं। हर मायोफाइब्रिल का हिस्सा सार्कोमेयर जो है उसमें लाइट और डार्क कलर के बैंड्स हैं वो देखे जाते हैं। जो डार्क बैंड है उसे ए बैंड कहा जाता है, जबकि लाइट बैंड को आई बैंड कहा जाता है। ए बैंड यानी एन आइसोट्रोपिक, यानी जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं
लाइट को अपने अंदर से पास कर देते हैं, जबकि आई बैंड नॉन पोलराइजिंग है यानी आइसोट्रोपिक, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए लाइट कलर के बैंड जो है वो नजर आते हैं। ए बैंड के दरमियान फर्दर एक जोन देखा जाता है ब्राइट कलर का, जिसे एज जोन कहा जाता है। एज जोन के अंदर मिड में एक डार्क लाइन देखी जाती है जिसे एम लाइन कहा जाता है। उसी तरह से आई बैंड की अगर बात करें तो आई बैंड का भी जो एक मिड लाइन है उसे जी लाइन कहा जाता है। अब सार्कोमेयर का वो पार्ट जो कि जी लाइन है, दो जी लाइन के दरमियान जो है वो बेसिकली कंट्रैक्शन जो है वो देखी जाती है। अब मायोफाइब्रिल्स जो है उनका जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है सार्कोमेयर, ये बहुत सी फिलामेंट से फाइबर से मिलकर बनता है जिन्हें मायोफिलामेंट्स कहा जाता है। मायोफिलामेंट्स जिन्हें कहा जाता है। अब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मायोफिलामेंट्स का। मायोफिलामेंट के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। मायोफिलामेंट बेसिकली दो तरह के फिलामेंट से मिलकर बना है, एक थिक फिलामेंट है, दूसरे थिन फिलामेंट है। थिक फिलामेंट की बात करें तो थिक फिलामेंट ए बैंड में पाए जाते हैं, जबकि थिन फिलामेंट ए और आई दोनों बैंड में पाए जाते हैं। थिक फिलामेंट जो है दूसरे थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट के साइज की बात करें, इसका डायमीटर जो है 16 नैनोमीटर का देखा जाता है। 16 नैनोमीटर का डायमीटर जो है इसका देखा जाता है, जबकि थिन फिलामेंट जो है वो 7 से 8 नैनोमीटर डायमीटर में देखे जाते हैं। थिक फिलामेंट जो है वो मोस्टली मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। मायोसिन प्रोटीन जो कि दो स्ट्रैंड्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, जिसकी टेल जो है वो ग्लोबुलर हेड स्ट्रक्चर बनाती है। मायोसिन प्रोटीन जो है दो बेसिकली प्रोटीन्स हैं, इस तरह से अरेंज होती हैं। इन दोनों प्रोटीन्स के एंड जो है ग्लोबुलर हेड स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। इन ग्लोबुलर हेड स्ट्रक्चर्स को बेसिकली दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जो आपस में कॉइल करके हेड स्ट्रक्चर बना रही है। इन हेड स्ट्रक्चर को क्रॉस ब्रिजेस कहा जाता है। ये जो हेड स्ट्रक्चर है इन्हें क्रॉस ब्रिजेस कहा जाता है। इन क्रॉस ब्रिजेस का काम इन थिक फिलामेंट को थिन फिलामेंट के साथ अटैच करवाना है, इनकी बाइंडिंग करवाना है, ताकि मसल्स की कंट्रैक्शन जो है वो की जा सके। थिन फिलामेंट्स की जब हम बात करें तो थिन फिलामेंट्स तीन तरह की प्रोटीन से मिलकर बनती है। एक एक्टिन प्रोटीन, दूसरी ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन और तीसरी ट्रोपोनिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन जो है वो दो चेन्स की फॉर्म में पाई जाती है जो आपस में एक दूसरे पर कॉइल करती है, ट्विस्टेड होती है। ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन भी दो चेन्स की फॉर्म में पाई जाती है जो कि एक्टिन चेन के ऊपर जो है ट्विस्टेड फॉर्म में देखी जाती है, जबकि ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है वो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन कॉम्प्लेक्स है जो कि एक चेन एक्टिन के साथ अटैच होती है, दूसरी ट्रोपोमाइसिन के साथ और तीसरी चेन कैल्शियम आयन के साथ बाइंडिंग
इस तरह से मसल्स की मूवमेंट जो है वो देखी जाती है। थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये दो चेन जो है एक्टिन की है, इसके ऊपर फर्दर दो चेन जो है ये ट्रोपोमायोसिन की देखी जाती है। तीसरी जो है वो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन का कॉम्प्लेक्स है जिसे ट्रोपोनिन प्रोटीन कहा जाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर थिन फिलामेंट में देखा जाता है। अब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एक मॉडल पेश किया जाता है उसे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहा जाता है। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक मॉडल पेश किया गया जिसे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहा जाता है। अब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या है? जब मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आई लाइंस हैं, यहाँ पे आई बैंड हैं, वो क्लोज आ जाते हैं, जी लाइंस हैं वो क्लोज हो जाती हैं। एच हग्सली और ए एफ हग्सली ने और उसके कुछ कोलीग्स ने एक हाइपोथेसिस पेश की थी 1954 में मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली जब थिन फिलामेंट्स जो हैं वो स्लाइड करते हैं तो वो थिक फिलामेंट्स के ऊपर आ जाते हैं, जी लाइंस क्लोज हो जाती हैं, आई बैंड्स जो हैं वो छोटे हो जाते हैं और एज जोन जो है वो गायब हो जाता है। और इस तरह से जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो अटैच हो जाते हैं थिक फिलामेंट्स के साथ, यानी थिक फिलामेंट के क्रॉस ब्रिजेस थिन फिलामेंट्स के साथ अटैच हो जाते हैं और इस तरह से मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन देखी जाती है। अब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली होती कैसे है, जिसे आप लोगों ने पढ़ा थिन फिलामेंट्स में 3 प्रोटीन्स थी। जो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है वो एक्टिन प्रोटीन की बाइंडिंग साइट को कवर रखती है, लेकिन जैसे ही ट्रोपोनिन प्रोटीन की तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन किसी भी कैल्शियम आयन के साथ कंबाइन करती है तो उसमें मूवमेंट देखी जाती है। उसकी मूवमेंट से ट्रोपोमायोसिन भी मूव करती है। ट्रोपोमायोसिन के मूव करने की वजह से जो एक्टिन प्रोटीन है उसकी बाइंडिंग साइट्स ओपन हो जाती हैं, जिसके साथ क्रॉस ब्रिजेस के जो हेड हैं वो अटैच होते हैं और मसल की कॉन्ट्रैक्शन देखी जाती है। और इस मैकेनिज्म में एटीपी का इस्तेमाल भी, एटीपी जो कि एक एनर्जी की फॉर्म है, इसका इस्तेमाल भी देखा जाता है। और वो एटीपी जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मसल सेल्स में बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, इसलिए मसल्स की मूवमेंट में इनका रोल देखा जाता है क्योंकि वो एटीपी प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि मैंने बात की कि एटीपी का रोल भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन में देखा जाता है कि जब आपस में क्रॉस ब्रिजेस अटैच कर जाते हैं एक्टिन प्रोटीन के साथ तो एटीपी की मौजूदगी में ही वो क्रॉस ब्रिजेस अलग होते हैं। तो आफ्टर डेथ क्योंकि बॉडी में से एटीपी जो है वो ख़त्म हो जाती है, इसीलिए कंडीशन देखी जाती है कि मसल्स जिस भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हो उसके क्रॉस ब्रिजेस जो हैं वो रिमूव नहीं हो सकते, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो स्टिफ और हार्ड हो जाती है, जिस कंडीशन को रिगर मॉर्टिस भी कहा जाता है। यानी डेथ के बाद क्योंकि एटीपी बॉडी से ख़त्म हो जाती है तो एटीपी की ज़रूरत है मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है उन क्रॉस ब्रिजेस को रिमूव करने के लिए। तो एटीपी नहीं होगी, क्रॉस ब्रिजेस भी सेपरेट नहीं होंगे, इसकी वजह से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही देखे जाते हैं। इस कंडीशन को रिगर मॉर्टिस कहा जाता है। तो यहाँ तक आपका टॉपिक था स्केलेटल मसल फाइबर। उसके हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स पढ़ा, यानी किस तरह से मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन देखी जाती है और ये किस तरह से मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। आज का हमारा
लेक्चर इधर ही कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।